अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिकल पाथवे में इनडायरेक्ट इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड होती है। जो डायरेक्ट इम्यूनिटी थी उसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनता है आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। उसके बाद वो जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स होगा वो C3b जो मॉलिक्यूल है उससे डिटैच होके प्रेशर के साथ फोर्स के साथ जो मेम्ब्रेन होगा एक पैथोजेनिक सेल का उस पे गिरेगा और उसमें जिस तरह की दीवार में हम कील ठोंकते हैं तो इसी तरह वो उसमें क्या हो जाता है, वो इंसर्ट होके जो जितना भी इसका मेम्ब्रेन होगा उसमें जगह जगह पर मुख्तलिफ ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स इंसर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से फिर वो पैथोजेनिक सेल का ग्रोथ वगैरह स्टॉप हो जाता है। और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जो मेम्ब्रेन अटैक्स कॉम्प्लेक्स है वो एक वेसल बनाते हैं, एक पाइप सा बनाते हैं जिसके अंदर एक सुराख सा होता है। और जब फॉर एग्जांपल हम डायग्रामेटिकली यहाँ पर शो करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है तो इसके अंदर एक सुराख होता है, एक पाइप से ये होता है। तो ये जैसे ही इंसर्ट करता है इस साइटोप्लाज्म में जो पैथोजेनिक सेल का साइटोप्लाज्म है, वो बैक्टीरिया है, फंजाई है, पैरासाइट है, जो भी सेल्स हैं उसके साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन के ऊपर से जब वो अंदर चला जाता है तो अंदर से जितनी भी साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट होते हैं वो इस पाइप के जरिए निकल जाते हैं एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में। तो हम ऑलरेडी हमको पता है ये कि जितनी भी साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स होते हैं या ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एक सेल के लिए मेन रोल प्ले करते हैं। जब वो निकल जाते हैं तो इस सेल का भी जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से फिर ये सेल किल हो जाता है। तो ये हमने ऑलरेडी डायरेक्ट इम्यूनिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड क्लासिकल पाथवे में हमने पढ़ा था। आज हम क्लासिकल पाथवे में इनडायरेक्ट इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इनडायरेक्ट इम्यूनिटी का क्या मतलब है? यहाँ पर इनडायरेक्ट इम्यूनिटी का मतलब ये है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है या जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के कंपोनेंट्स होते हैं या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली एक पैथोजेनिक सेल को किल नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, पहले एक पैथोजेनिक सेल के साथ वो अटैच हो जाते हैं और उसके आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं कि एक पैथोजेनिक सेल्स हैं। उसके बाद उसको पकड़ के रखते हैं और दूसरे इम्यून सेल्स के लिए जो वाइट ब्लड सेल्स हैं जिसमें न्यूट्रोफिल्स आते हैं, जिसमें मैक्रोफेजेस आते हैं, उनके लिए एक सिग्नल प्रोवाइड करते हैं कि आओ मैंने एक ऐसे सेल को यहाँ पर पकड़ा हुआ है, कैप्चर किया हुआ है जो एक पैथोजेनिक सेल्स हैं। फिर वो इम्यून सेल आके इनके साथ बाइंड हो जाते हैं और इन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के कंपोनेंट की वजह से वो एक सेल्स को क्या करते हैं, किल करते हैं। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं या जो प्रोटीन्स हैं उन्होंने क्या काम किया, उसको प्रोमोट किया, दूसरे वाइट ब्लड सेल को प्रोमोट किया या उनकी मदद की एक पैथोजेनिक सेल्स के किल करने में। तो एक तरह से यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन्स हैं या दूसरे कंपोनेंट्स हैं जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के हैं उन्होंने क्या किया, इनडायरेक्टली एक पैथोजेनिक सेल्स को क्या किया, किल किया। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि यहाँ पर इनडायरेक्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। तो इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम proteins and other component can help the immune cells like macrophages and neutrophils to kill the microbes। अब इस डिफिनीशन में क्लियरली हमको ये बताया गया है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन जो होंगे या दूसरे कंपोनेंट होंगे वो डायरेक्टली एक पैथोजेनिक सेल को किल नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। कौन सी सेल की हेल्प करेंगे? मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स। मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स हैं, इम्यून सेल्स हैं, उनकी हेल्प करेंगे ताकि क्या करें, उस माइक्रोब्स को किल करें। तो जो इनडायरेक्ट इम्यूनिटी है यहाँ पर उसमें हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं, कुछ प्रोटीन्स यूज होते हैं जिनको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं
ऑप्सोनिन मॉलिक्यूल्स। तो ऑप्सोनिन मॉलिक्यूल्स कौन किस्म के मॉलिक्यूल्स, किस किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं? ऑप्सोनिन मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं? दे आर दोज मॉलिक्यूल्स which are binded with pathogenic cells from one side and binded with WBCs with its other side. तो ऑप्सोनिन मॉलिक्यूल की हम डिफिनीशन इस तरह करते हैं कि ये हमारे पास वो मॉलिक्यूल है जिनका एक साइड एक पैथोजेनिक सेल से अटैच होगा और इसका दूसरा साइड जो होगा वो हमारे पास इम्यून जो सेल्स हैं, WBCs हैं, मैक्रोफेजेस हैं या न्यूट्रोफिल्स हैं, उनके साथ अटैच होगा। क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा कि ये इनडायरेक्ट इम्यूनिटी जो यहाँ पर प्रोवाइड होती है, इसमें होता कुछ इस तरह से है कि वो हेल्प करते हैं। पहले वो पैथोजेनिक सेल के साथ अटैच हो जाते हैं और उसके बाद जो इम्यून सेल्स हैं उसको मैसेज देते हैं कि आओ इस सेल को क्या करो, इस सेल को किल करें। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि एक तरफ से वो पैथोजेनिक सेल के साथ अटैच होंगे और दूसरी तरफ से वो इम्यून सेल के साथ अटैच होंगे। अभी जो ऑप्सोनिन मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं वो दो किस्म के ऑप्सोनिन मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन से हैं? एक है C3b ऑप्सोनिन मॉलिक्यूल्स और दूसरे जो हैं वो है IgG ऑप्सोनिन मॉलिक्यूल्स। ये दो किस्म के मॉलिक्यूल यहाँ पर एज अ ऑप्सोनिन मॉलिक्यूल फंक्शन करते हैं। अब C3b कैसे इनडायरेक्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और IgG जो होती है वो किस तरह से इनडायरेक्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। अब जहाँ तक बात है C3b की, वो स्पेसिफिकली इनडायरेक्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और जो IgG है वो यहाँ पर जो हमने इनडायरेक्ट इम्यूनिटी लेकर है उसकी तरफ इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं C3b के बारे में कि वो किस तरह से पैथोजेनिक सेल के साथ अटैच होगा और फिर बाद में एक इम्यून सेल के साथ अटैच होके उनकी हेल्प करेगा एक पैथोजेनिक सेल के किल करने में। अब सबसे पहले हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पैथोजेनिक सेल्स है वो हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो गई है। अब पैथोजेनिक सेल्स कुछ एंटीजन रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ताकि वो जिसके अगेंस्ट आने वाले सेल्स हैं उनकी पहचान कर सके कि आया वो होस्ट सेल्स हैं या इसके अपने बैक्टीरियल सेल्स हैं। तो इन एंटीजन के ज़रिए ये आइडेंटिफिकेशन करते हैं बॉडी के अंदर अपने सेल्स की और पैथोजेनिक या होस्ट सेल्स की। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में हमने पढ़ा था कि जितनी भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है उसके अटैच होने से पहले उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर IgG या IgM जो एंटीबॉडी होगी वो अटैच होगी। उसके बाद IgG IgM कुछ FC पोर्शन में रिसेप्टर प्रोवाइड करते हैं इन प्रोटीन्स के लिए, उन रिसेप्टर के साथ फिर एक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन अटैच होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एंटीबॉडीज़ अटैच होगी और इसका जो FC पोर्शन है उसमें वो कुछ वेरिएशन प्रोवाइड करेंगे और ये वेरिएशन इसलिए ये प्रोवाइड करते हैं ताकि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जो प्रोटीन्स हैं वो यहाँ पर अटैच हो सकें। क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की जो क्लासिकल पाथवे है वो टोटली डिपेंडेंट है किस चीज़ पे? एंटीबॉडीज़ पे। कौन से एंटीबॉडीज़ पे? IgG और IgM एंटीबॉडीज़ पे। जब तक वो यहाँ पर अटैच नहीं होंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जो प्रोटीन्स हैं वो डायरेक्टली इन पैथोजेनिक
सेल्स जो है इनके एंटीजन के साथ अटैच नहीं हो सकते। तो अब हमने देखा कि एक एंटीबॉडीज है जो है IgG, वो ऑलरेडी अटैच हो गई है इन पैथोजेनिक सेल्स के एंटीजेंस के साथ, और इसने अपना जो FC पोर्शन है उसमें वेरिएशन भी कर ली है। तो अब ये एक रिसेप्टर पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन्स के लिए। तो अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन अटैच हो सकते हैं। और हमने ऑलरेडी ये भी पढ़ा था कि जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन्स है वो सिक्वेंशियली यहाँ पर अटैच होंगे, उसका एक खास तरतीब होता है, उसी के बेस पे अगर वो यहाँ पर अटैच हो जाए तब ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर वो उसी सीक्वेंस पर अटैच ना हो जाए तो कभी भी यहाँ पर इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं होगी। तो जो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में जो पहला प्रोटीन है जो इस एंटीबॉडी के साथ अटैच हो जाएगा वो होगा C1 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। अब C1 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो होगा वो कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रिलीज करेगा। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इसलिए वो रिलीज करता है क्योंकि जो बाकी कॉम्प्लीमेंट्स के प्रोटीन्स है वो सब यूनिट फॉर्म में होते हैं, उसके दो यूनिट होते हैं, और वो दो यूनिट जब तक अपने आप को एक दूसरे से डिसोसिएट नहीं करते, अलग नहीं करते, तब तक वो यहाँ पर बाइंड नहीं हो सकते। तो वो पहले क्या करेंगे, डिसोसिएशन करेंगे। आफ्टर डिसोसिएशन उसका एक जो यूनिट होगा वो यहाँ पर अटैच होके इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, और उसकी जो दूसरी यूनिट होगी वो क्या करेगी, मास्ट सेल के साथ अटैच होके, क्योंकि उसके रिसेप्टर्स साइड जो होते हैं वो मास्ट सेल के पास होते हैं, तो उसके साथ अटैच होके उनसे कुछ केमिकल रिलीज करेंगे ताकि फिर इन्फ्लेमेशन काज हो जाए। तो वो इन्फ्लेमेशन में हेल्प करते हैं, और ये जो B वाली यूनिट होगी या जो दूसरी यूनिट होगी वो यहाँ पर इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। अब हम कहते हैं कि यहाँ पर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स C1 सेल्स ने रिलीज कर लिए हैं। तो अब जो भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सीक्वेंस में है या सीक्वेंस में जो आता है वो जब यहाँ पर आएगा तो वो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल ये एक प्रोटीन है C4 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम प्रोटीन्स। अभी इसकी दो यूनिट है C4A C4B। अब जब तक ये इस कंडीशन में होगा यहाँ पर अटैच नहीं हो सकता। इसका यहाँ पर रिसेप्टर होता है, लेकिन उन रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के लिए, फॉर एग्जांपल ये C4 प्रोटीन के रिसेप्टर है C1 सेल्स के साथ। अभी इसके साथ बाइंड होने के लिए इसको क्या करना है, डिसोसिएशन करनी है। इसका जो अपना A वाला सब यूनिट है उसको डिसोसिएट या सेपरेट करना है, उसके बाद ये यहाँ पर अटैच हो सकता है। तो ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, इन दोनों की डिसोसिएशन करते हैं, और आफ्टर डिसोसिएशन ये जो A वाली यूनिट है वो यहाँ से चली जाती है, C4A यूनिट वो यहाँ से निकल जाती है, और जो रह जाती है यूनिट वो है C4B, और जो यहाँ पर रिसेप्टर है C4 मॉलिक्यूल के लिए वो है C4B के लिए। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये C4B जो है यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो जैसे ही C4B यहाँ पर अटैच हो जाता है तो इसके बाद जो इसका सीक्वेंस है वो स्टार्ट हो जाता है, और नेक्स्ट जो प्रोटीन यहाँ पर अटैच होगा वो कौन सा प्रोटीन होगा वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के क्लासिकल पाथवे के डायरेक्ट इम्यूनिटी में। तो वो है C2B। इसका भी जो A वाला यूनिट है, क्योंकि ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रिलीज हो गए हैं वो सबको डिसोसिएट कर लेता है, और उनकी B वाले यूनिट इस सीक्वेंस में अटैच होंगे, और इसके A वाले जो यूनिट है वो निकल जाएंगे, वो मास्ट सेल के साथ अटैच होंगे, और आप उससे हिस्टामिन वगैरह केमिकल रिलीज करवाएंगे जो फर्दर जाके ब्लड वेसल्स को इन्फ्लेम करेंगे, उनको डायलेट करेंगे, वासोडाइलेशन क्रिएट करेंगे, और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन काज होगी, और इसी तरह हमारे पास जो इम्यूनिटी का फंक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसकी भी C2A वाली जो यूनिट है वो निकल जाती है, और जो C2B यूनिट है वो यहाँ पर अटैच हो जाते हैं। इसके बाद ये क्या करते हैं, एक और रिसेप्टर C2B जो है वो प्रोवाइड करेगा, लेकिन उससे पहले इन दोनों का जो कॉम्प्लेक्स है
C4b and C2b, जिसको हम कहते हैं C4b C2b कॉम्प्लेक्स। ये क्या करेंगे, जो नेक्स्ट आने वाला प्रोटीन है उसकी डिसोसिएशन करेंगे। जब तक ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, ये C4b और C2b, ये हमारे पास जो नेक्स्ट आने वाला प्रोटीन्स है उनकी डिसोसिएशन नहीं करते, उनकी सब यूनिट्स को एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते। अभी इन दोनों का काम क्या है, C3 कन्वर्टेज। C3 कन्वर्टेज का क्या मतलब है, C3 कन्वर्टेज का मतलब ये है कि ये C3 जो मॉलिक्यूल है जो सब यूनिट फॉर्म में मौजूद है उनको कन्वर्ट करेगा। किस चीज़ में कन्वर्ट करेगा, उसके सब यूनिट में कन्वर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल उसके दो यूनिट है, एक है C3A, एक है C3B, और ये दोनों का जो कॉम्प्लेक्स है वो इसके साथ क्या करेगा, इसके साथ कुछ एंजाइम वगैरह रिलीज करेंगे और इसकी डिसोसिएशन करेंगे, और इसी तरह इसका भी जो A वाला यूनिट है वो यहाँ से निकल जाएगा। अभी C3A का भी सब यूनिट यहाँ से निकल गया है। अब जो C3B की यूनिट होगी वो यहाँ पर अटैच हो जाएगी, C3B। अब C3B भी अटैच हो गई है, C41 भी अटैच हो गया है, C1 भी अटैच हो गया है। तो हमने जो पहले कहा था कि जब ये C3B अटैच हो जाती है तो एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की जो सीक्वेंस होगी वो एबल होगी कि क्या करें, इम्यूनिटी प्रोवाइड करें या डायरेक्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करें या इनडायरेक्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करें। डायरेक्ट इम्यूनिटी ये इस तरह प्रोवाइड करते हैं कि इसके बाद ये C5b का जो मॉलिक्यूल है वो अटैच करेगा, उसके बाद C6, C7, C8, C9, और एक जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं MEC कॉम्प्लेक्स वो बनाएंगे और प्रेशर के साथ इस मेम्ब्रेन पे गिरेंगे और इसमें सुराख करवाएंगे, और उन सुराख के जरिए साइटोप्लाज्मिक जो कंपोनेंट है वो यहाँ से निकल जाएंगे और ये सेल फाइनली किल कर जाएगी। लेकिन जो इनडायरेक्ट इम्यूनिटी होगी वो यहाँ तक होगी कि वो C3B जब एक बार अटैच हो जाए तो ये क्या करते हैं, कुछ रिसेप्टर प्रोवाइड करते हैं। ये कौन सी रिसेप्टर हैं, मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स रिसेप्टर्स। मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल रिसेप्टर्स का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर या तो मैक्रोफेज अटैच हो जाएगा या न्यूट्रोफिल अटैच हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यहाँ पर एक मैक्रोफेज सेल आ गई है, और मैक्रोफेज जो सेल्स होते हैं उनका मुंह जो होता है वो हर वक्त खुला रहता है, और वो इस कोशिश में होती है कि कहीं पर एक पैथोजेनिक सेल उनको मिल जाए और उनको क्या कर लें, फेगोसाइट कर लें या उनको खा लें या उनको इनगल्प कर लें। तो ऑलरेडी इसके पास रिसेप्टर भी है और मैक्रोफेज सेल यहाँ पर आ भी गई है, तो क्या करेगा, ये C3B रिसेप्टर के जरिए मैक्रोफेज के पास C3B रिसेप्टर होते हैं, वो इनके साथ अटैच हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये C3B का रिसेप्टर है, तो इसी रिसेप्टर के बेस पे ये यहाँ पर अटैच हो जाता है, और अटैच होने के बाद क्या कर लेगा, इस सेल्स को इनगल्फ कर लेगा, और इनगल्फिंग के बाद ये लाइसोजाइम्स रिलीज कर लेता है। ये मैक्रोफेज अपने साइटोप्लाज्म के अंदर लाइसोजाइम रिलीज करके इस सेल्स को क्या करेगा, इस बैक्टीरियल सेल को डिग्रेड कर लेता है और उनके छोटे छोटे से पीसेस बना के अपने सरफेस पे लेके आता है, और उनके जो MHC प्रोटीन्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके साथ बाइंड करके फिर क्या करते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स काम करते हैं। तो यहाँ पर इस कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन ने डायरेक्टली इस पैथोजेनिक सेल को किल नहीं किया है, बल्कि क्या किया है, इसने हेल्प की है, प्रोमोट किया है इस मैक्रोफेज सेल को, इम्यून सेल्स को। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये इनडायरेक्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन मैक्रोफेज सेल्स को या न्यूट्रोफिल सेल्स को या इम्यून सेल्स को हेल्प करवाते हैं एक पैथोजेनिक सेल्स के किल करने में।
आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि एक सिंपल सा मैकेनिज्म है। क्योंकि ये जो अगर किसी ने मेरा ऐसे जो पहले वाला लेक्चर था कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, वो किसी ने पढ़ा हो तो यहाँ उसके लिए बहुत ही आसानी होगी कि ये कैसे यहाँ पर इम्यूनिटी प्रोवाइड हो गई है। क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि यहाँ पर पहले C1 प्रोटीन अटैच हो जाएगा, उसके बाद C4b अटैच हो जाएगा, उसके बाद C2b अटैच हो जाएगा, उसके बाद C3b मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा, उसके बाद उसका जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है वो बनेगा और इसी के थ्रू डायरेक्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट इम्यूनिटी की, इसलिए हम ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं कि C3b एंड IgG ये दो ऐसे मॉलिक्यूल है जो एज ऑप्सिनिन काम करते हैं। ऑप्सिनिन काम करने का मतलब ये है कि ये क्या करेंगे, एक साइड से पैथोजेनिक सेल के साथ अटैच हो जाएंगे और दूसरे साइड से एक फॉर एग्जांपल मैक्रोफेज सेल्स है या न्यूट्रोफिल्स है जो इम्यून सेल्स होगा उसके साथ अटैच हो जाएंगे, तो उसकी हेल्प करवाते हैं पैथोजेनिक सेल के किल करने में। तो इसके बाद जो दूसरा ऑप्सिनिन मॉलिक्यूल है जो हमने यहाँ पर लिखा था वो था हमारे पास IgG। तो अब हम पढ़ते हैं कि IgG किस तरह इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। वो हम लिखते हैं ऑप्सिनिन मॉलिक्यूल में, लेकिन ऑप्सिनिन मॉलिक्यूल में हमारे पास एक इनडायरेक्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है और दूसरी जो होती है वो डायरेक्ट इम्यूनिटी होती है। और एक बात ध्यान में रख लें कि जो ऑप्सिनिन मॉलिक्यूल जो प्रोसेस करवाते हैं, जो फिनोमेना यहाँ पर क्रिएट करते हैं, उस फिनोमेना को हम कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सिनिन मॉलिक्यूल जिस फिनोमेना के थ्रू, जिस मैकेनिज्म, जिस प्रोसेस के थ्रू एक पैथोजेनिक सेल्स को अपने इम्यून सेल्स से किल करवाते हैं या डायरेक्टली किल करवाते हैं, तो उस फिनोमेना, उस प्रोसेस, उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन।